डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। एग्जाम हंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक डेवलपमेंट यानी कि विकास, और ये टॉपिक क्लास 10th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन को यहाँ पर कवर अप किया गया है। और आज के इस टॉपिक में मैं आप सभी के साथ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा। और ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। और उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक डायग्राम को शो करना चाहूँगा। और इस डायग्राम पे थोड़ी ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक डेवलपमेंट यानी कि विकास है, मैं इस विकास ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट होता क्या है, या फिर आपका जो आपने अपनी अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि एक तरफ ग्रोथ की बात करते हैं यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो ये आर्थिक समृद्धि और विकास में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस, इन्हें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जब वृद्धि हो तो उसे ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि कहेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, तो वो वृद्धि तभी होगी जब मार्केट में डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो उनका जो आय स्तर है, उनको इनकम, उनकी इनकम जनरेट होगी, उनका जो आय स्तर है वो सुधर जाएगा। तो माना जाता है कि समाज या देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है, उनके आय स्तर में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें यानी कि आर्थिक विकास की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ आय स्तर में वृद्धि से इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है एक ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जीवन स्तर में एक सुधार होना चाहिए। तो ये आपका आर्थिक विकास होता है। और फिर से हम यदि आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे मेन फोकस दिया जाता है टोटल इनकम या फिर इनकम जनरेशन पे, मीन्स आय स्तर में सुधार पे। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो मेन फोकस किया जाता है वो आपका ह्यूमन वेलफेयर या फिर वेल बीइंग पर फोकस किया जाता है, मानव कल्याण पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजरमेंट होता है वो आपका जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर्स होता है, मेजरमेंट होता है, वो आपका एचडीआई के थ्रू या फिर कोई अदर इंडिकेटर्स या फिर अन्य संकेतक हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास को उसका मापन कर सकें। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, और ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे कि आपकी फैक्ट्रीज, रोड कंस्ट्रक्शन एंड कार प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि जब फैक्ट्रियां लगती हैं, रोड्स बनते हैं, आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर जब आपका एक्सपेंड होता है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, और जिससे उनका पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होता है, उनके इनकम लेवल में आपका इम्प्रूवमेंट होता है। और दूसरी तरफ जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें ये देखा जाता है कि ठीक है, आपका इनकम में आपका हाइक हो रहा है, आय स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, क्या आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है, हॉस्पिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में बेटर जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो आपकी मिल पा रही है, और या फिर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या उन्हें समान अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये सभी
की डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डेवलपमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। एज आई अर्लियर टोल्ड दैट कि जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब इम्प्रूवमेंट होगा तो उसे ही विकास कहा जाएगा, यानी कि जीवन स्तर में सुधार जब होगा तो यही विकास होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। उससे पहले एक यहाँ पे डायग्राम आप सभी के सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स डेवलपमेंट के दिए हैं, यानी कि आपका एक एजुकेशन है। एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, फिर आपका हेल्थ है और फिर उसके बाद आपका पर कैपिटा इनकम है। ये तो 3 इंडिकेटर्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, और इन्हीं के ज़रिए हमें ये पता लगता है कि किसी देश और समाज में विकास हो रहा है या फिर नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ डेवलपमेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल? बोला जा रहा है कि अलग-अलग लोगों के लिए विकास अलग-अलग क्यों होता है? तो आप सभी जानते हैं कि क्योंकि बिकॉज़ पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड गोल्स। देखिए, अलग-अलग लोगों के अपने-अपने अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, नेसेसिटीज़ हैं, अपने-अपने गोल्स हैं, लक्ष्य हैं। तो हर व्यक्ति का विकास के प्रति जो मायने होते हैं, अर्थ होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, हम विकास के अलग-अलग मायने सभी के लिए हो तो सकते हैं, लेकिन हम कई बार हम जो है क्या करते हैं, कॉमन इंडिकेटर लेते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसी देश या समाज के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, उनका विकास हो रहा है या नहीं। तो हम कॉमन इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम स्वास्थ्य ढांचे की बात करते हैं, शिक्षा ढांचे की बात करते हैं, हम अ, आपके पर कैपिटा इनकम लेवल की बात करते हैं। तो एक कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी सोसाइटी या नेशन के अंदर जो है डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है या फिर नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल डेवलपमेंट? यहाँ पे वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय विकास होता क्या है। जब किसी राष्ट्र के अंदर रह रहे लोगों के लिविंग इनकम में इंक्रीज हो जाए, ध्यान दो, it refers to the overall improvement in the standard of living, income, education, health and opportunities of all people in a country. मीन्स यदि देश के अंदर रह रहे लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो, आय में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो और अवसरों में समग्र सुधार हो, एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, तो माना जाता है कि वो राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो आपका इट मीन्स द एवरेज इनकम ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करना, और जो उसके बाद जो आपकी इनकम आएगी वो आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम को ही औसत आय यानी कि एवरेज इनकम भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एवरेज इनकम किसे कहा जाता है, तो ये पर कैपिटा इनकम ही आपकी एवरेज इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय ही आपकी औसत आय कहलाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप डायग्राम देख पा रहे हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये राष्ट्रीय आय है और इसको जो है टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में जो हमें मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? तो विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर यानी कि घटक क्या होता है? तो वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि ये वो घटक है प्रति व्यक्ति आय जिससे हम विभिन्न देशों के बीच तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Is it appropriate to measure development only on the basis of average income? क्या केवल औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना उचित है? तो आप ही बताइए स्टूडेंट्स, यदि हमारी एवरेज इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि हम विकास के पथ पर प्रगतिशील हैं? नो, नहीं ना। तो नो इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज़, क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो हेल्थ के बारे में कोई पता लगता है, ना एजुकेशन के बारे में, ना फिर हमारा जो इनइक्वल जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना ही उसके बारे में पता लगता है। यानी कि क्योंकि औसत आय विकास के सभी पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के असमान वितरण को नहीं दर्शाती है, इसीलिए ये एक एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7। विच इंडिकेटर्स आर यूज टू मेजर डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स महत्वपूर्ण हैं? जैसे आपका इनकम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा। मीन्स आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, इन संकेतकों के जरिए हम विकास को मापते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज? विश्व बैंक जो है वो देशों का वर्गीकरण कैसे करता है? तो विश्व बैंक जो है पर कैपिटा इनकम के बेस पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक डायग्राम फिर से शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है जिसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। आगे क्वेश्चन भी आएगा। और ये आपका यूएनडीपी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है दोनों, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड बैंक की जो एक थियरी है कंपेयर करने की, वो 4 कैटेगरीज़ में बाँट देता है सभी कंट्रीज़ को। लो इनकम कैटेगरी में, लोअर मिडल इनकम कैटेगरी में, अपर मिडल इनकम कैटेगरी में एंड हाई इनकम कैटेगरी में। लेकिन यूएनडीपी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ये आपके 3 इंडिकेटर्स पब्लिश करता है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन एंड नंबर 3 इनकम। ये इन 3 इंडिकेटर के बेस पे अपना एचडीआई जारी करता है, और इस एचडीआई में ये 3 इंडिकेटर होते हैं। तो यूएनडीपी की अप्रोच और वर्ल्ड बैंक की अप्रोच आप लोगों ने देखी, दोनों में डिफरेंस है। यानी कि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के देशों के बीच तुलना करता है, और यूएनडीपी जो है एचडीआई जारी करके इस एचडीआई में 3 इंडिकेटर्स को रखता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। और इन 3 के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों के बीच कंपैरिजन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। Which factors other than income should be included in development? मतलब इनकम के अलावा कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो विकास में शामिल होने चाहिए? वो है आपके, आप सभी ध्यान दें, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड इनइक्वालिटी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समानता, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपके विकास को मापने में शामिल होने चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। व्हाई शुड अदर इंडिकेटर्स बी इंक्लूडेड व्हाइल कंपेयरिंग कंट्रीज? विभिन्न देशों के मध्य तुलना करते समय अन्य संकेतकों को क्यों शामिल करना चाहिए? बिकॉज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल
मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, क्योंकि विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। तो ध्यान दें, ये जो बात कर रहा है कि विभिन्न देशों के बीच यदि कंपैरिजन कर दिया जाए, तो अन्य संकेतकों को क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि यदि हम कोई एक इंडिकेटर लेके चलेंगे और उसी संकेतक के आधार पर तुलना करेंगे, तो ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए, चाहे जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम है, आपका हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, आपका ऑल ओवर जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसमें, और सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलना, इक्वालिटी होना सोसाइटी में, ये सभी एक इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई समाज या देश विकास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक क्या है? तो इसका आंसर है, इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो हमने अभी अभी पहले भी डिस्कस किया कि एचडीआई को है को यूएनडीपी पब्लिश करता है, और एचडीआई में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन रिपीटेड है, डायग्राम में हमने अभी अभी डिस्कस किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये किसी देश के विकास को दर्शाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एचडीआई को पब्लिश कौन करता है? ये भी डायग्राम में पीछे डिस्कस किया था, यूएनडीपी पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, विच मेन क्राइटेरियन डज द वर्ल्ड बैंक यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज? तो विभिन्न देशों के बीच जो कंपैरिजन या तुलना करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का उपयोग करता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का उपयोग करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, which countries are placed in the developed category by the World Bank? मीन्स की डेवलप्ड कैटेगरी में या विकसित श्रेणी में वर्ल्ड बैंक किन देशों को रखता है? तो जिन देशों की जो इनकम है वो पर ईयर आपका 12,056 यूएस डॉलर होनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू 2017 का वर्ल्ड बैंक का जो एक निर्देश था, उसके अकॉर्डिंग, जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 प्रति वर्ष अमेरिकन डॉलर होनी चाहिए या उससे अधिक, तो वो देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये जो डाटा है ये 13,000 समथिंग है, तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मेंट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो ध्यान दें, इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ध्यान दें, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के बाद से वो कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है, इसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मेंट बाय लिटरेसी रेट? साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? एनी पर्सन एज्ड 7 years और above who can read and write with understanding in any language is considered literate। तो साक्षर वही व्यक्ति होता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है और जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मेंट बाय
व्हाट इज मेंट बाय मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। तो ये एक डेफिनेशन है, आप इसे भी नोट डाउन करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? देखिए, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर आपका सकल घरेलू उत्पाद। द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ all the finished goods and services produced within a country's border in a specific time period। मीन्स कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, तो उसे ही कहा जाता है जीडीपी। यहाँ पे हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन है, आप इसे नोट डाउन करें। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे। When was United Nations Development Program was set up and where its headquarter? मीन्स कि यूएनडीपी कब सेटअप हुआ, कब इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1965 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो यूएनडीपी की स्थापना वर्ष 1965 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, विश्व बैंक का मुख्यालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया, यूएनडीपी, लेकिन क्वेश्चन के फ्रेम में आपके सामने ये अभी आया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इंडिकेटर्स इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मतलब कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है मानव विकास सूचकांक में आते हैं? तो ये आपके हेल्थ है, एजुकेशन है एंड पर कैपिटा इनकम है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ऐसे संकेतक हैं जो मानव विकास सूचकांक के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये आपका बिहार है, आप ध्यान दें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट है और 24 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? मतलब किन राज्यों में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर और सबसे कम मृत्यु दर पाई जाती है? कौन सा स्टेट ऐसा है? तो मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है और केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। 24 कंप्लीटेड, 25 की तरफ हम मूव करेंगे। 25। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट शुड बेनिफिट नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन्स। मीन्स कि विकास का जो लाभ है वो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास
और इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। यानी कि जो जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग वर्तमान में कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी कंज़र्व हो, संरक्षित रह सके, इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज अ कंट्री कॉल्ड इफ इट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दें, उसे डेवलप्ड कंट्री या फिर विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो भारत में जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की सर्वाधिक है? तो वो आपकी केरल की है। ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे। हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, विच कैटेगरी डज इंडिया बिलोंग टू? मीन्स अगर हम आय के दृष्टिकोण से देखें तो भारत किस वर्ग में आता है, किस कैटेगरी में आता है? ध्यान दें, तो ये वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अनुसार लोअर मिडल इनकम कंट्री में आता है, निम्न मध्यम आय वाले देशों में आता है। ये भी अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे। विच नेबरिंग कंट्री हैज़ अ बेटर रैंक देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास क्रमांक के मामले में भारत से बेहतर स्थान रखने वाला कौन सा पड़ोसी देश है? तो ये आपका श्रीलंका है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीलंका हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो आपका भारत से बेहतर स्थान रखता है मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से। और अंत में ये जो मानव विकास सूचकांक की मैंने अभी आपसे बात की, मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की दी गई है। टोटल कंट्रीज़ इसमें 193 देशों को शामिल किया गया है और ये यूएनडीपी जारी करता है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडिया का जो रैंक है वो आपका 130 रैंक आया है। और इसमें जो टॉप में जो कंट्रीज़ है वो आपकी सबसे टॉप पे वर्ल्ड में आइसलैंड है। लेकिन हमारी नेबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो चाइना, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो आपके 78वें 78th रैंक पर आया है और श्रीलंका 89th रैंक पे। और इंडिया की स्थिति इनसे थोड़ी पीछे है, मतलब ठीक नहीं है। इंडिया का जो रैंक है वो 130th है। 130 30वें स्थान पे भारत है, 130वें स्थान पे। तो ध्यान दें, ये एचडीआई है। और एचडीआई के इंडिकेटर्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें 3 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है: प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये आपका इन 3 इंडिकेटर्स को एचडीआई में शामिल किया जाता है और एचडीआई रिपोर्ट बनाता है यूएनडीपी। तो ये थे आप सभी के आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से अपने-अपने नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप परीक्षा में जो है अच्छे अंक ला सकें। अ, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।